नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने एजुकेशनल चैनल आकाशवाणी में। प्राचीन इतिहास में हमने अभी तक बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया है और अगला जो टॉपिक हमारा है वो है मगध साम्राज्य के बारे में। तो जैसा हम लोग जानते हैं, उत्तर वैदिक काल के बाद में जो लोहे की खोज हुई थी उसने बहुत ही ज़्यादा प्रगति किया था। जैसे सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में। जैसे अभी तक जो कबीला था वो धीरे धीरे जन का रूप ले लिया और फिर जन ने जनपद और जनपद ने महाजनपद का रूप ले लिया। इसी प्रकार बहुत सारे महाजनपद बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें जैन साहित्य भगवती सूत्र और बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय में मिलता है। फिर 16 महाजनपदों में जो सबसे आगे आता है संघर्ष के बाद वो होता है मगध। तो आज हम मगध के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, बहुत सारे वंश उसके बाद में आते हैं। इनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। मगध साम्राज्य की बात की जाए तो इसका जो सबसे पहला वंश था हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना जो थी वो बिंबिसार ने की थी। लेकिन कहीं कहीं इससे पहले जो माना जाता है वो बृहद्रथ राजवंश को माना गया था। इसी राजवंश में जरासंध होते हैं, जिनकी लड़ाई भीम से होती है और भीम ने इनका वध किया था, महाभारत में आपने सुना होगा। लेकिन इस समय जो माना गया है हर्यक वंश में, तो इसकी स्थापना जो थी वो बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार का जो टाइम पीरियड था वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। मगध साम्राज्य का जो पहला राजा थे बिंबिसार, ये मैट्रिमोनियल अलायंस यानी वैवाहिक गठबंधन के रूप में जाना जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये वैवाहिक संबंध को ज़्यादा बढ़ावा दिए थे, जिसमें इनकी 3 शादियाँ हुई थी। पहली शादी जो इनकी हुई थी वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकौशला से हुई थी। और सबसे खास बात ये थी कि इन्हें दहेज के रूप में काशी मिला था। और दूसरी शादी जो थी वो वज्जी संघ के राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से हुई थी। और तीसरी शादी जो थी वो मद्रवंश के बेटी जो खेमा से हुई थी। मद्रवंश जो मध्य पंजाब में होता है। मैट्रिमोनियल अलायंस यानी वैवाहिक गठबंधन के अलावा उन्हें अग्रेसिव वार के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने अंग, जिसकी राजधानी चंपा है, उसके राजा ब्रह्मदत्ता को हरा के उन्होंने चंपा पे अधिकार कर लिया। चंपा जो उस समय बिजनेस के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। इस प्रकार इनका जो साम्राज्य था वो उज्जैन से श्रावस्ती, राजगिरी होते हुए चंपा, वैशाली तक पूरा फैल गई। बिंबिसार ने 5 पहाड़ों से घिरी राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। आगे चलकर इन्हीं के जो पुत्र थे अजातशत्रु के द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। और उसके बाद इस वंश के अगले जो राजा बनते हैं वो बनते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 492 से लेकर 460 ईस्वी तक होता है। अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है बहुत ही गुस्सैले स्वभाव के थे और इन्होंने अपने पिता की हत्या करने के बाद में राजगद्दी संभाला था। इनकी माता का नाम अगर बौद्ध साहित्य की बात करें तो महाकौशला को माना गया है और जैन साहित्य के हिसाब से चेलना को माना गया है। लेकिन दोनों साहित्य में एक चीज़ कॉमन मिलती है, दोनों साहित्य में इनकी माँ का नाम वैदेही कहा गया है। अजातशत्रु के द्वारा जब उनके पिता की हत्या की जाती है, जिससे इनके जो ननिहाल था, जैसे कौशल के राजा प्रसेनजीत और चेटक, दोनों इनसे काफ़ी नाराज़ होते हैं और जिससे कौशल के राजा द्वारा काशी को वापस ले लिया जाता है, जिससे ये काफ़ी नाराज़ होते हैं और कौशल के राजा पे ये काशी पे आक्रमण कर देते हैं, जिससे काशी को फिर से अपने राज्य में मिला लिया जाता है पूरी तरीके से। और दूसरा जो युद्ध होता है वो चेटक के साथ यानी अपने नाना जी के साथ में इनका युद्ध होता है, जो कि 16 साल तक चलता है। असलियत में जो वज्जी संघ होता है वो छोटे छोटे कई राजाओं का एक समूह होता है और इन समूहों के जो प्रमुख होते हैं वो चेटक होते हैं, ठीक, जो कि लिच्छवी नरेश होते हैं। इस युद्ध में कुछ बहुत प्रमुख बातें होती है, जैसे ये युद्ध करीब 16 साल तक चला था। और आपने सुना होगा आम्रपाली के बारे में, जो वैशाली में रहती थी, जो वैशाली की नगर वधू थी। इनके इंटरफेयर के बाद में ये युद्ध समाप्त होता है। और दूसरा, ये जो युद्ध थे इसमें 2 प्रमुख हथियारों का प्रयोग किया गया था, जिसमें एक था महाशिलाकंटक और दूसरा था रथमूसल।
आपने अभी हाल में एक मूवी देखी थी बाहुबली, जिसमें इन दोनों हथियारों को दिखाया गया है। महाशिलाकंटक एक ऐसा हथियार होता था जिसमें एक बड़े से पत्थर को फेंका जाता था शत्रुओं के ऊपर, जिससे उस पत्थर के नीचे बहुत सारे कुचल के मर जाते थे। और रथ मूसल एक ऐसा हथियार होता था जो कि रथ के सामने, घोड़े के सामने एक चरखी लगी होती थी तलवार की, जो कि रथ के चलने से पर जितने भी लोग सामने आते थे वो कट के मर जाते थे। तो इन दोनों हथियारों का यानी महाशिलाकंटक और रथ मूसल का जो प्रयोग होता पहली बार इसी युद्ध में हुआ था। इसके बाद अजातशत्रु ने एक प्रमुख कार्य किया था। एक्चुअली इनके जो पिताजी थे यानी बिंबिसार, इनके जो समकालीन थे वो जैन धर्म के महावीर और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, दोनों इनके समकालीन थे। लेकिन गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है, जैसा आपको पता है 483 ईस्वी पूर्व में, तो इन्हीं के शासनकाल में यानी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्योंकि अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड था वो 492 से 460 था। 482 में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो इन्हीं के उसी वर्ष ये प्रथम बौद्ध संगति कराते हैं, जिनकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी। तो जो पहली बौद्ध संगति थी जो राजगिरी में, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई थी। इसके बाद जो इनके पुत्र होते हैं उदयन, वो भी अपने पिता के ही रास्ते पे चलकर, जैसे इनके पिताजी ने अपने पिताजी को मार के राजा बने थे, ऐसे उदयन ने भी अपने पिता यानी अजातशत्रु की हत्या कर देते हैं और फिर राजपाट संभालते हैं। इसी प्रकार सब अपने पिता को मार के जब इसमें राजा बनते हैं, इसीलिए इस वंश को प्रतिहंता वंश भी कहते हैं। उदयन का जो टाइम पीरियड था वो 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक होता है। उदयन का जो सबसे प्रमुख कार्य था, इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो बाद में पटना के नाम से विख्यात होती है। उदयन के बारे में कहा गया है कि अवंती के राजा पालक द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और इस वंश में इसके बाद में मुंडक और नागदशक आते हैं, जो इनके सक्सीडर होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं। इनका टाइम आता है लेकिन कुछ खास नहीं कर पाते हैं। और फिर इन्हीं की मंत्री होते हैं शिशुनाग, जिनके द्वारा उनकी महानंदिनी की हत्या करके एक नए वंश की नींव डाली जाती है, जिसे शिशुनाग वंश कहते हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।